फिर यहाँ उसी लड़की की लाश आ गई जो कि घोस्ट बन चुकी थी। वो जीहुन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। जीहुन अपनी कार में गया लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई, मगर तभी वो पैरासाइट उस आदमी की पूरी बॉडी में फैल गए और उसके ब्रेन को कंट्रोल करने लगे। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन गया। उसने डॉक्टर पर हमला करके उनके काट लिया। फिर अगले दिन जब वो अपने काम से वापस घर आ रहा होता है तो इस बार भी उसे वो पुतला दिखता है और वो पुतला जियोंगचोंग के पीछे पड़ जाता है। जियोंगचोंग बचकर भागता है और वापस उन्हीं पुतलों के गोदाम में आ जाता है। वो पुतला अब भी जियोंगचोंग का पीछा कर रहा था। एक जगह जाकर जियोंगचोंग फंस जाता है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है अर्बन मिथ्स, और इस मूवी में 10 अलग अलग हॉरर स्टोरीज दिखाई गई हैं जो कि काफी डरावनी हैं। तो चलिए देखते हैं इस मूवी को। तो पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टनल, और हम एक आदमी जीहुन को देखते हैं। वो एक ड्रग डीलर है, लेकिन आज वो काफी डरा हुआ कहीं जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे रोक लिया। जीहुन ने तुरंत ही उसके पास मौजूद ड्रग छुपा दिए। पुलिस ऑफिसर ने उसका लाइसेंस देखकर उसे जाने दिया। जीहुन एक टनल से जाने लगा। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरण आकर गायब हो गया। जीहुन ये देखकर घबरा गया। तभी उसे अपनी कार के ऊपर किसी के हाथों के निशान दिखे। जीहुन ने वाइपर से उसे साफ किया, लेकिन वो साफ नहीं हुए। फिर जीहुन ने देखा कि ये निशान तो उसकी कार के अंदर हैं। अब अचानक से कार की दूसरी विंडो पर भी ऐसे ही हाथों के निशान आ गए। जीहुन ये देखकर डर गया और तुरंत ही इस टनल से बाहर आ गया। फिर हमें पता चला कि जीहुन ने तेज गाड़ी चलाते हुए एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे वो मर गई और जीहुन उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। अब जीहुन एक दूसरी टनल में गया, लेकिन यहाँ उसे उसी लड़की की आत्मा दिख रही थी। जीहुन कार से बाहर आया और सूटकेस में रखी लाश को बेरहमी से पीटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि लाश तो सूटकेस से गायब हो गई है। जीहुन ये देखकर काफी डर गया। फिर यहाँ उसी लड़की की लाश आ गई जो कि घोस्ट बन चुकी थी। वो जीहुन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। जीहुन अपनी कार में गया, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई और उस लड़की के घोस्ट ने यहाँ आकर उस आदमी को मार दिया। अब दूसरी कहानी वुमेन इन रेड शुरू होती है, जहाँ हम एक लड़की सुजिन को देखते हैं जो कि एक दूसरी लड़की ह्यूनजो के फ्यूनरल में आई हुई है। वो अपनी दोनों दोस्तों से ह्यूनजो के बारे में बात कर रही थी। उसकी एक दोस्त उसे बताती है कि ह्यूनजो ने अपनी बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन सुजिन को ह्यूनजो की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सुजिन यहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में सुजिन को एक लेडी दिखती है जो कि रेड ड्रेस में होती है और सुजिन को घूर रही होती है। सुजिन ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लेडी सुजिन की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर सुजिन थोड़ा डर गई और अपने रूम में चली गई। इसके बाद जब वो अपनी नेबर से बात करके अपने रूम में दोबारा जा रही थी तो सुजिन को वही लेडी फिर से दिखी। सुजिन इस बार डरकर तुरंत अपने रूम में घुस गई। फिर रात में सुजिन को उसी लेडी से जुड़ा हुआ एक डरावना सपना आया। अब सुजिन परेशान हो गई। सुजिन रेड ड्रेस वाली लेडी के बारे में पता करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि ये ह्यूनजो भी हो सकती है, जो कि मरने के बाद उससे बदला लेने आई है, क्योंकि सुजिन ह्यूनजो को स्कूल के टाइम में काफी ज्यादा परेशान करती थी। अब अगले दिन सुजिन जब दोबारा पार्किंग एरिया में गई तो उसे वही लेडी फिर से दिखी। इस बार सुजिन उससे लड़ने लगी। तभी वो यहाँ से गायब हो गई। सुजिन अब काफी डर गई। फिर रात में जब वो अपने घर आई तो लिफ्ट के बाहर उसे वही लेडी खड़ी दिखी। सुजिन डरकर लिफ्ट को ऊपर ले गई, लेकिन वो लेडी अब वहाँ भी आ गई। अब सुजिन जहाँ भी जा रही थी वो लेडी वहाँ आ रही थी। सुजिन लिफ्ट से बाहर भागकर अपने रूम में जाने लगी, लेकिन रूम का दरवाजा नहीं खुला। सुजिन ऊपर की तरफ भागी। अचानक से वो लेडी कहीं गायब हो गई। सुजिन बचने के लिए बिल्डिंग से बाहर आ गई और वो मदद के लिए किसी को फोन करने लगी। तभी वो लेडी यहाँ आ गई और सुजिन के बाल पकड़कर उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाने लगी, जहाँ जाकर उसने अपना चेहरा दिखाया और ये सच में ह्यूनजो का घोस्ट था। उसने अब सुजिन को ऊपर से नीचे फेंक दिया और सुजिन नीचे गिरकर मर गई। अब तीसरी कहानी टीथ वर्म शुरू होती है, जिसकी शुरुआत में हम एक डॉक्टर चुंगजेई को देखते हैं, जिनके पास एक पेशेंट दांतों के दर्द की शिकायत लेकर आया है। डॉक्टर चुंगजेई ने उसके दांतों का एक्सरे किया, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ पेनकिलर्स देकर वापस भेज दिया। लेकिन रात में डॉक्टर ने जब दोबारा उस आदमी के एक्सरे को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके मुंह के अंदर तो कई सारे अजीब तरह के कीड़े हैं। डॉक्टर ने उन कीड़ों पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि ये कीड़े एक तरह के पैरासाइट हैं, जिन्हें टीथ वर्म कहा जाता है। डॉक्टर को पता चला कि ये टीथ वर्म अब तक दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पाए गए हैं और ये काफी खतरनाक होते हैं। अब ये जानकर डॉक्टर चुंगजेई ने अगले दिन उस पेशेंट को दोबारा बुलाया। उस आदमी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और डॉक्टर के पास उसके मुंह से वो टीथ वर्म निकालने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। लेकिन डॉक्टर चुंगजेई उसके मुंह से टीथ वर्म निकालने से काफी डर रहे थे, क्योंकि ये टीथ वर्म काफी ज्यादा खतरनाक थे। अब डॉक्टर पेशेंट के मुंह से वो पैरासाइट एक एक करके निकालने लगे, मगर तभी वो पैरासाइट उस आदमी की पूरी बॉडी में फैल गए और उसके ब्रेन को कंट्रोल करने लगे। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन गया। उसने डॉक्टर पर हमला करके उनके काट लिया। डॉक्टर ने अपने आप को छुड़ाया। फिर उस आदमी ने डॉक्टर के असिस्टेंट के भी काट लिया। डॉक्टर ये देखकर अपने कैबिन में छुप गए,
लेकिन फिर उन्होंने देखा कि टीथ वर्म उनके शरीर में भी फैल रहे हैं। डॉक्टर टीथ वर्म अपने मुंह से निकालने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन गई है। अब टीथ वर्म डॉक्टर के शरीर में भी फैल गए और आखिर में डॉक्टर भी एक ज़ॉम्बी बन गए, जिसके साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी नेक्रोमेंसी शुरू होती है, जिसकी शुरुआत में हम दो लड़की जी ह्यून और हायोन को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज भी हैं। वो दोनों एक दूसरे से वादा करती हैं कि अगर हम दोनों में से कोई पहले मर गया तो दूसरा नेक्रोमेंसी का रिचुअल करके उसे दोबारा जिंदा करेगा। दरअसल नेक्रोमेंसी एक तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिससे आत्माओं को बुलाया जाता है। अब इस वादे के बाद जब हायोन मर गई तो जीहुन काफी अकेली हो गई, लेकिन उसे उसका नेक्रोमेंसी वाला प्रॉमिस याद था। इसीलिए वो रात में स्कूल आई और हायोन के लॉकर से उसका सामान निकाला। इसमें जीहुन को उसकी कुछ पुरानी फोटोज मिली, जिससे उसे उसकी दोस्त के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगे। इसके बाद जीहुन ने हायोन की डायरी निकाली और नेक्रोमेंसी करने का तरीका पढ़ा। इसके बाद जीहुन ने रिचुअल किया और स्कूल में छुपने भाग गई। थोड़ी देर में उसे हायोन की आत्मा दिखी। जीहुन हायोन की तरफ बढ़ी, मगर तभी वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। जीहुन को लगा कि उसने रिचुअल करने में जरूर कोई गलती कर दी है, इसीलिए वो वापस उसी रूम में आ गई जहाँ उसने डायरी को दोबारा पढ़ा। उसमें जीहुन ने देखा कि पेज का आखिरी हिस्सा फटा हुआ है। जीहुन ने पेज के उस फटे हुए हिस्से को ढूंढा और उस पर लिखा था कि जो भी आत्मा वापस आएगी उसे वापस जिंदा रहने के लिए एक जिंदा इंसान का मीट खाना होगा, तभी वो दोबारा जिंदा रह पाएगी। अब इसके बाद हायोन की आत्मा यहाँ फिर से आ गई और उसने जीहुन को मारकर खा लिया, जिसके बाद हायोन दोबारा जिंदा हो गई और जीहुन और हायोन एक ही बॉडी में आ गई। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो गई। अब पांचवी कहानी द वॉल शुरू होती है, जिसकी शुरुआत में हम एक लड़के जियोंग ग्यून को देखते हैं। वो आज ही इस बिल्डिंग के नए रूम में शिफ्ट हुआ है। यहाँ पहले दिन ही जियोंग को दीवार के दूसरी तरफ से नॉक करने की आवाज आ रही होती है। जियोंग उस पर खास ध्यान नहीं देता। फिर सुबह उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उसकी पड़ोसी थी। जियोंग उस लड़की से बात करने लगा। उसे पता चला कि वो लड़की उसी रूम में रहती है जिस रूम की दीवार से जियोंग को नॉक करने की आवाज आ रही थी। अब जियोंग जब रात में घर वापस आया तो उसे फिर से उस दीवार से वैसी ही नॉक करने की आवाज आने लगी। जियोंग को लगा कि वही लड़की है जो कि इस तरह उससे बात करना चाह रही है। जियोंग भी उससे बात करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर वो उसी लड़की का सामान लौटाने के बहाने उसके रूम में गया, लेकिन यहाँ उसने देखा कि वो लड़की तो यहाँ नहीं है और यहाँ सारा सामान फैला पड़ा है। यही न्यूज़पेपर से हमें पता चला कि एक न्यू मैरिड कपल गायब हो गया है, यानी कि वो लड़की जो कि जियोंग को दिखी थी वो उसी लड़की की आत्मा है जो कि अब मर चुकी है। अब जियोंग अपने रूम में वापस आ गया। उसने तुरंत ही उस दीवार को जिससे नॉक करने की आवाज आती थी उसे तोड़ दिया और उसके अंदर जियोंग को उसी कपल की डेड बॉडी रखी हुई मिली, जिन्हें देखकर जियोंग काफी डर गया। तभी अचानक से उस लेडी का घोस्ट जाग गया और यहाँ सब कुछ तबाह होने लगा। जियोंग ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद जियोंग एक अजीब सी जगह में खिंचा चला गया। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो गई। अब अगली कहानी द क्लोजर शुरू होती है और हम एक लड़की जी हाई को देखते हैं जो कि एक अलमारी खरीदने वाली होती है। उसे इंटरनेट पर एक अलमारी का ऐड दिखा। जी हाई उस अलमारी को खरीदने के लिए उसके ओनर से मिली। जी हाई उस लड़के के साथ उसके घर अलमारी को देखने गई। यही वो ओनर काफी अजीब तरह से जी हाई को भी देख रहा था। अब जी हाई ने इस अलमारी को खरीद लिया। अगले दिन वो अलमारी जी हाई के घर आ गई। फिर रात में जब जी हाई यहाँ सो रही होती है तो अचानक से कोई उसका ब्लैंकेट खींचता है और फिर कई सारे हाथ आकर जी हाई को पकड़ने लगते हैं। जी हाई काफी डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है। उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था, लेकिन तभी वो अलमारी खुद ही खुल जाती है। जी हाई डरते हुए उस अलमारी को बंद कर देती है। अगले दिन जी हाई अपने दोस्त को ये सब बताती है। उसका दोस्त सोचता है कि ये सब जरूर उस अलमारी के बैड लक की वजह से हो रहा है। वो जी हाई से कहता है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि अगर तुम्हें कोई क्लोजेट मिलती है तो उसके बैड लक से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें रेड बिन बैग का यूज करना चाहिए। जी हाई ऐसा ही करती है और एक रेड बिन बैग को अलमारी पर लटका देती है। अब रात में जब वो सो रही होती है तो अचानक से कोई उसे नीचे खींचता है। जी हाई डरकर लाइट्स ऑन करने लगती है, लेकिन कोई भी लाइट्स ऑन नहीं होती। वो तुरंत ही चाकू उठा लेती है। फिर अचानक से अलमारी में लगी वही रेड बिन एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं और अलमारी का वही ओनर उसके अंदर से निकलता है। वो जी हाई पर हमला कर देता है। जी हाई अपने आप को बचाने के लिए चाकू से उस पर कई बार हमला करती है, लेकिन वो तब भी नहीं मरता है। जी हाई बाथरूम में आकर छुप जाती है। वो मदद के लिए फोन करती है। तभी वो आदमी यहाँ से चला जाता है। जी हाई को लगता है कि अब वो जा चुका है, इसलिए जी हाई बाहर आती है, लेकिन वो आदमी बेड के नीचे ही छुपा होता है। वो जी हाई को बेड के नीचे खींचकर मार देता है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी घोस्ट मैरिड शुरू होती है और हम जेहून को देखते हैं जो कि एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा होता है। जेहून इंटरव्यू लेने वाली लेडी को अपनी क्वालिफिकेशंस बताने लगता है, लेकिन वो लेडी ये सब जानने के बजाय जेहून से पूछती है कि तुम्हारा जन्म का टाइम क्या है, जो कि जॉब इंटरव्यू के हिसाब से काफी अजीब सवाल होता है।
लेकिन फिर भी जेहुन उस लेडी को अपना जन्म का टाइम बताता है। इसके बाद वो लेडी पूछती है कि क्या तुम अपना नाम चाइनीज में लिख सकते हो। इस पर जेहुन उस लेडी को एक पेपर पर रेड पेन से अपना नाम चाइनीज में लिखकर देता है। अब इसके बाद जेहुन अपने दोस्त से इस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को ये सब बताता है और कहता है कि शायद इस कंपनी की चेयरमैन उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जेहुन का दोस्त उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि यहाँ एक रूमर है कि जब से चेयरमैन की बेटी एक्सीडेंट में मरी है तब से ही चेयरमैन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गई हैं। लेकिन जेहुन अपने दोस्त की इस बात को मजाक में ले लेता है। अब इसके बाद जब वो बात ले रहा होता है तो हम उसके पास एक लड़की की आत्मा को खड़ा देखते हैं। जेहुन जब सो रहा होता है तो तब भी वो आत्मा वहीं होती है। अगले दिन जेहुन उस कंपनी में पहले दिन जाता है तो यहाँ बाकी सभी उसे काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। फिर जेहुन को एक रोड खोलते हुए चोट लग जाती है। तभी वही लेडी यानी कि चेयरमैन खुद आकर अपने रुमाल से उसका खून रोकती हैं। इसके बाद वो जेहुन को कुछ फाइल्स लाने के लिए कहती हैं। जेहुन जब उन फाइल्स को ढूंढ रहा होता है तो तभी उसे जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट्स की फाइल मिलती है, जिससे जेहुन को पता चलता है कि उसकी कंडीशंस किसी से मिलाई गई थी और तभी उसे जॉब दी गई है। अब तभी यहाँ चेयरमैन आ जाती हैं और जेहुन से वो फाइल लेकर ऊपर चली जाती हैं। फिर रात में जब जेहुन घर वापस आता है तो उसका दोस्त उसे कॉल करके दोबारा से वार्न करता है। लेकिन जेहुन इस बार भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और अपनी मॉम को बनाया खाना खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेबल के नीचे भी किसी के लिए खाना रखा हुआ है। अब रात में जब जेहुन सो रहा होता है तो उसके सामने वही आत्मा आ जाती है और जेहुन फ्रीज हो जाता है। फिर अचानक से जेहुन अपने आप को एक रिचुअल वाली जगह पर पाता है जहाँ एक घोस्ट के साथ उसकी शादी हो रही होती है और यहाँ उसी कंपनी की चेयरमैन भी होती हैं। यानी कि चेयरमैन का प्लान शुरू से ही जेहुन की शादी इस घोस्ट से करवाना थी और अब जेहुन की शादी इस घोस्ट से हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी द गर्ल इन द मिरर शुरू होती है और हम यूनजो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे होते और न ही उसे कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है। धीरे धीरे उसके अंदर की इस चाहत की वजह से वो बाकी सभी लड़कियों से चिढ़ने लगती है और उसके अंदर का सेल्फी लेने का जुनून और उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बढ़ता ही जा रहा होता है। एक तरह से उसके अंदर डार्कनेस बढ़ रही होती है। फिर एक दिन जब वो अपनी सेल्फी ले रही होती है तो फोन के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और उसके गाल पर स्क्रैच कर देता है, जिसके साथ ही उसकी एक फोटो क्लिक हो जाती है और इस फोटो में वो काफी बुरी लग रही होती है। फिर वो फोटो खुद ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट हो जाती है, जो कि यूनजो के लिए काफी खौफनाक बात है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब अगली कहानी आ मैनेक्विन शुरू होती है और हम एक लड़के जोंग चोन को देखते हैं जो कि एक वेयर हाउस में काम करता है। यहाँ उसका साथी उसे एक डरावनी कहानी सुनाता है और बताता है कि कई बार यहाँ ये पुतले खुद ही बढ़ जाते हैं, लेकिन जोंगचोंग इस बात पर विश्वास नहीं करता। फिर जब वो अपने घर जा रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक पुतले से बातें कर रहा होता है। तभी अचानक से वो पुतला जोंगचोंग की तरफ मुड़ता है और उसे देखता है। जोंगचोंग डरकर तुरंत यहाँ से चला जाता है। रात में वो मैनेक्विन के बारे में सर्च करता है, जहाँ वो पढ़ता है कि अगर तुम्हें मैनेक्विन ह्यूमन दिखे तो उसके साथ आई कांटेक्ट मत करो और चुपचाप निकल जाओ। अब ये सब पढ़कर जोंगचोंग को याद आता है कि उसने उस पुतले के साथ आई कांटेक्ट कर लिया था, तो अब क्या होगा, यही सोचकर जोंगचोंग परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन जब वो अपने काम से वापस घर आ रहा होता है तो इस बार भी उसे वो पुतला दिखता है और वो पुतला जोंगचोंग के पीछे पड़ जाता है। जोंगचोंग बचकर भागता है और वापस उन्हीं पुतलों के गोदाम में आ जाता है। वो पुतला अब भी जोंगचोंग का पीछा कर रहा था। एक जगह जाकर जोंगचोंग फंस जाता है और वो पुतला उसके पास आ जाता है। जोंगचोंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो पुतला टूट जाता है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर जोंगचोंग यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो भी अब पुतला बनने लगा है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अब आखिरी कहानी एस्केप गेम शुरू होती है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि एस्केप इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी वो एस्केप रूम गेम खेलते हैं। आज उन सभी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया होता है। फिर उनके पास एक कंपनी का ऑफर आता है कि वो आकर उनके एस्केप रूम गेम खेलें ताकि लोग उस कंपनी के बारे में जान पाएं। इस काम को करने के लिए इन्हें $10,000 ऑफर किए जाते हैं। ये तीनों ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिलने वाली जगह पर जाते हैं, जहां एक आदमी आकर इन्हें पहले एस्केप रूम तक ले जाता है। ये तीनों पहले एस्केप रूम में आकर यहाँ से बाहर निकलने के क्लूज को ढूंढते हैं। तभी एक लड़का बुक खींचता है और अगले रूम में जाने का रास्ता खुद ही खुल जाता है। ये सब अगले रूम में आ जाते हैं। तभी ऊपर से एक लाश गिरती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है, लेकिन फिर इन्हें लगता है कि ये सब नकली है, इसीलिए ये सब आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लाश एक घोस्ट है और यहाँ कई सारी और भी लाशें पड़ी हुई हैं। अब इन तीनों को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती और ये तीनों अगले रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर इनके 2 साथी जाल में फंस जाते हैं। इनका तीसरा साथी इस क्लू को समझ जाता है और उसे आखिरी रूम में जाने की चाबी मिल जाती है। वो आखिरी रूम में जाता है, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा होता है। फिर अचानक से उसके सामने उसके साथी आते हैं जो कि अब घोस्ट बन चुके होते हैं।
उन्हें देखकर ये लड़का काफी डर जाता है और यहाँ से बाहर भागता है, लेकिन कई सारी डेड बॉडीज उसके ऊपर गिरती हैं, जिसमें वो लड़का दब जाता है और कोई अंदर खींचकर उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे गेम्स कब्रिस्तान के नीचे हो रहे थे और अब ये सभी लोग कब्रिस्तान में दफन हैं। इसी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी अर्बन मिथ मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।